मेरा क्या है सोचने की बात है, आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है, आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। दिल तोड़ मत किसी का, हौसला दे जा, दिल तोड़ मत किसी का, हौसला दे जा। कब रोके हैं अंधियारों ने राह पे चलने वाले, जुगनू से भी हो सकते हैं चारों ओर उजाले। अंबर पे चाहे बिजली बरखा ने पहरे डाले, सूरज को कब रोक सके हैं बादल काले काले। किस दुविधा से जूझ रहा है बैठा है ब्रह्म पाले, मन की चाबी से खुल जाए हर दुविधा के ताले, मन की चाबी से खुल जाए हर बाधा के ताले। रात ढले तो दिन आ जाए, दिन ढले फिर रात है, तेरे भीतर चमक रहा जो सूरज तेरे साथ है, तेरे भीतर चमक रहा जो सूरज तेरे साथ है। क्या दिया है क्या लिया है नेकियों की बात है, आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है, आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। मकसद है जिंदगी का बस भला किए जा, मकसद है जिंदगी का बस भला किए जा। एक हाथ ले रहा है दो हाथ से दिए जा, दुख बांट ले किसी का काम ही किए जा, दुख बांट ले किसी का काम ही किए जा, दुख बांट ले किसी का काम ही किए जा। ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आज के हिंदी टॉक में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ। थैंक यू। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। तो जब से ये टेक्नोलॉजी, आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है ना। चाहे मोबाइल फोन्स है या गैजेट्स है, इंटरनेट, 4G 5G, बहुत कुछ शुरू हो रहा है ना। फिर वो जेन जी और क्या क्या आजकल शुरू हो रहा है। तो जब से ये सब शुरू हुआ है तो कम्युनिकेशन के जरिए कितने बढ़ गए हैं। हमारे पास कितने सारे तरीके हैं अपनों से दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। कहाँ तो एक जमाने में हम अम, अ, विदेश में अगर बात करनी होती थी या देश में ही अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में भी बात करनी होती थी तो ट्रंक कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ये सब करने पड़ते थे और वो भी कितना एक्सपेंसिव पड़ता था, है ना। आपको कई लोगों को पता भी होगा। बट थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी जिसने इतनी सारी सुविधाएं हम सबको उपलब्ध कराई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारे दिल आज भी एक दूसरे के साथ पहले की तरह जुड़े हुए हैं, पहले की तरह ही कनेक्टेड है। एक ऐसा जमाना जहां हम अपनों से ख्यालों और ख्वाबों में मिल लेते थे, है ना। टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती थी और कितने खुश रहते थे हम तब भी। तो क्या आज भी वैसा है क्या?
तो आज का जो टॉपिक है, तो जानते हैं कि इस एडवांस युग में, डिजिटल युग में, कैसे हम अपने संबंधों को मधुर और सार्थक बना के रख सकते हैं। तो आज हमारे जो स्पीकर्स हैं, मीना बहन और भारती बहन, मीना बहन और भारती बहन, मैं आपका आज के हिंदी टॉक में स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मीना बहन एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं। शायद मीना बहन का वीडियो बंद हुआ है। नहीं, चालू है। आज के हिंदी टॉक में स्वागत है, स्वागत है, थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू और शिवाली मैं बहन। इनका एक शॉर्ट में परिचय कराना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने इन्हें पहले भी देखा ही होगा, जानते ही होंगे। मीना बहन और भारती बहन, आप दोनों वैसे रियल सिस्टर्स हैं, और आप दोनों ही ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास पिछले 20-25 वर्षों से कर रही हैं। साथ ही साथ आपने अपना जीवन जो है वो परमात्मा के दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने अर्थ डेडिकेट किया है। आप दोनों ही वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड के ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं हम मीना बहन से और भारती बहन से क्या कहते हैं इनके विचार। जस्ट मिनट। हाँ जी, भारती बहन। ओम शांति। मीना बहन, आप सुनाए पहले। नहीं, आप सुना सकते हैं। अच्छा। थैंक यू। पहले शिवाली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम बहनें इस परिवार से मिलें और अपना कुछ विचार शेयर करें। तो ये जो टॉपिक है, डिजिटल एज में सार्थक संबंध, ये इस युग में बहुत ही रेलेवेंट है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि डिजिटल के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश से जुड़ते हैं और व्यक्ति से जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो वो फायदा है, लेकिन इसके गैर फायदे कितने हैं, डिसएडवांटेज कितने हैं, और इसको यूज करते करते क्या हमारे संबंध में कमजोरी आ गई है या स्ट्रोंग हुए हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या कहता है। तो इस बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। सो मीना बहन, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू शिवाली बहन, और थैंक यू फॉर द टीम कि हम दोनों को एक ही साथ इनवाइट किया। एक्चुअली आई फील कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में लौकिक रियल में बहने हैं और अलौकिक जीवन साथ निभा रहे हैं, और बहुत अच्छा संबंध है एक दूसरे से। तो मैं ये इसी बात से सोच रही थी कि हमारा गहरा संबंध कैसे बनता है। लेकिन जब आप शेयर कर रहे थे शुरू में कि पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन कैसा होता था, अभी कैसा है, तो एक चीज़ मुझे याद आई। जब हम लोग सभी इंडिया से यूके शिफ्ट हुए थे, तो उसी समय फ़ोन नहीं था, हम लेटर लिखते थे। पुराने को लोगों को याद होगा कि हम पत्र लिखते थे। तो जो मेरे इंडिया के फ्रेंड्स थे, उसको मैं साल में 2 या 3 बार लेटर लिखती थी, और हम लेटर के रिप्लाई का इंतज़ार करते थे। और जब लेटर आता था तो उनको कितनी बार पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद भी कितना उसको याद करते थे कि उन्होंने ये लिखा है। या हम भी जब लेटर लिखते थे तो हम चूज़ करते थे कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, दैट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो और अभी अभी हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं आ गई है कि विद इन मोमेंट्स हम पूरे विश्व में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सुविधा के साथ साथ हम इतने हमारा पास आ गया है कि फास्ट कनेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ सिर्फ हम चुनी हुई बात ही नहीं लिखते हैं, वी राइट एवरीथिंग, हमारे जो भी है। क्योंकि वो एक बहुत अवेलेबल चीज़ बन गई है, बहुत सस्ती चीज़ बन गई है। कोई चीज़ जब महंगी होती है तो आप सोच के करते हैं। तो मुझे लगता है कि संबंध में भी ऐसा हो गया है कि हम हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो
कनेक्शन है, इट बिकम्स सो चीप समहाउ, कि उसमें वो गहराई नहीं रही है। तो ऐसे कुछ प्रश्न मन में था कि क्या है जो आज की दुनिया में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अपने डिवाइस के साथ बैठने के लिए। और हम वॉक पे गए थे तो यही बात कर रहे थे ना भारती बहन की, अगर एक कमरे में कभी कोई चार लोग भी होते हैं तो साथ में बैठेंगे लेकिन चारों के पास फोन होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अम, तो क्या है कि जैसे आपने कहा कि सभी के पास मोबाइल्स हैं, तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं लेकिन किसी और के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो जनरेशन गैप भी आ जाता है, जैसे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। तो पेरेंट्स की हॉबीज और होती है और बच्चों की जो हॉबीज होती है, इंटरेस्ट होता है, वो अलग होता है। तो उस कारण बच्चे सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स के साथ करें भी तो क्या कर सकते हैं, कितना समय तक कर सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें कि ये जो गैप है, तो उसको गैप को कैसे ब्रिज करें। तो अ, ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे हम खुद ही अगर इस फोन से या कंप्यूटर टीवी से अगर थोड़ा सा टाइम सेव करके एक अलग से आउटिंग ऑर्गेनाइज करें फैमिली के साथ, कुछ हॉलीडे में जाएं तो, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हॉबी जो बच्चों को पसंद है वो करें, ताकि उनका जो माइंड है वो उस तरफ जुड़ जाए, ना कि घर बैठे हैं और कुछ नहीं एक्टिवली कर रहे हैं। जब आप ये बोल रहे थे तो मुझे इसमें से याद आया कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है या गहराई से बनाना है तो इसमें क्रिएटिविटी कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्रिएटिव से कुछ करना है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, हमारे पेरेंट्स बच्चे हो या फ्रेंड्स हो या दो कलीग्स हो, दो बहन है भाई बहन है। हर एक रिश्ते में ये क्रिएटिविटी होना कितना ज़रूरी है, जिसमें नवीनता हो, ताकि एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन रहे। और दूसरी चीज़ मुझे ये याद आ रही थी जब आप शेयर कर रहे थे कि हम जब रिलेशनशिप में एनर्जाइज्ड होते हैं, उस रिलेशनशिप में है ना नेचुरली हमारा एक बॉन्ड होता है, जहाँ पे आप को एनर्जी मिल रही है वो संबंध से, जस्ट बाय बीइंग विद हिम। उनके साथ बात करते हैं या उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी वो व्यक्ति के साथ करते हैं, आप एनर्जाइज फील करते हो। और वो एनर्जाइज से नेचुरली हम कनेक्ट होते हैं या क्लोजनेस का महसूस करते हैं। जहाँ पे वो रिश्ते में वो नहीं है एनर्जाइज्ड, जहाँ आपको डी एनर्जाइज्ड फील होती है, जहाँ आप ड्रेन महसूस करते हो, वहाँ पे रिश्ते में गड़बड़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ रिश्तों में अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं या कुछ रिश्तों में हम वो चैलेंज फील करते हैं जहाँ पे हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है? तो इसमें क्या है कि एक्चुअली हमने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हम जब रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया। तो काफी कुछ हम बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली कई रिश्तों में। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों के लिए, हमने रात दिन नहीं देखा, हमने घर बनाया, सुख सुविधाएं इकट्ठी की, ताकि हमारे परिवार को एक कंफर्ट मिले। तो इसीलिए क्या है कि किया किया किया, लेकिन साथ में ये नहीं सोचा कि हम अंदर से कौन से वाइब्रेशंस भेज रहे हैं साथ में।
तो इसीलिए इट्स सो इम्पोर्टेंट टू नो कि हमारे अंदर के जो संकल्प है, हमारे बोल है, हमारी फीलिंग्स है, और हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है। तो हम्म। जब हम इस तरफ देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि अ, हमारे रिश्ते में मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी रेडिएट हो रही है, दूसरे लोग की एनर्जी हमें मिलती है और हमारी एनर्जी उन तरफ जाती है। तो हमें अपनी कैपेसिटी, अपने वाइब्रेशंस को चेक करना है। और दूसरा मैंने ये देखा है कि अ, रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस, लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, प्यार, सम्मान और स्वीकार करना, ये बहुत ही जरूरी है। तो जब ये होता है, अंदर से ये भावनाएं उत्पन्न होती है दूसरे व्यक्ति के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। मैं कुछ अपने संबंधों के बारे में सोच रही थी कि हमारी हर जर्नी में बहुत सारे संबंध होते हैं। कुछ संबंध है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स है, अपने भाई बहन है। कुछ संबंध है हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे अपने दोस्त है। कुछ संबंध है जो हमें अपने कर्मों से मिलते हैं, अपने वर्क फील्ड है या सेवा स्थान है। तो हर भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हमारे लाइफ में आते हैं। एंड a few relationships I have stayed with me, जो मुझे अभी भी याद है और जो इम्पैक्टफुल रहे हैं मेरी लाइफ में। तो मैं याद कर रही थी कि वो रिलेशनशिप, वो संबंध में क्या था जो इतना इम्पैक्टफुल रहे हैं कि हम शायद साथ में नहीं है अभी, या कभी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अपना दूसरा जन्म ले लिया है, या कुछ लोग बहुत दूर है फिजिकली। लेकिन क्या उस संबंध में था जो अभी भी वो जैसे एक इम्पैक्टफुल बन गया है। तो दो तीन चीज़ें मन में आ रही थी। सबसे पहली बात है, जो संबंध मेरे अभी याद आ रहा था, उसमें था कि आई वॉज लर्निंग। वो संबंध में जहाँ पे मैं बहुत सीख रही थी, वो रिश्ते से, वो फ्रेंडशिप से। तो जहाँ पे मुझे काफ़ी मौका मिला सेवा करने का और सीखने का। तो जो सीख रहे हैं वो भावना से जब रिश्ते में रहते हैं, या मैं रहती थी, तो वो बहुत लाइफ में इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि वो इंस्पिरेशंस हुआ, बहुत वहाँ से सीख मिली, और वो रिश्ता वॉज enjoyable. Second relationship I was thinking where उस रिश्ते में हम दोनों मैच्योर है, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो लर्निंग। उसमें एक दूसरे में इतनी क्रिएटिविटी है, बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन वो डिफरेंसेस को हम कैसे सीख ले रहे थे, उससे भी बहुत लाइफ इम्पैक्टफुल हुई है। और फिर मुझे ये भी संकल्प आया कि कहाँ पे हमारी रिलेशनशिप चैलेंजिंग बनती है, क्यों बनती है। क्योंकि वो भी होता है, इट्स नॉट लाइक कि हर रिश्ता बहुत अच्छा है, गहरा है। तो जहाँ पे मुझे चैलेंज लगी जिस रिश्तों में, वहाँ पे एक तो जैसे भारती ने कहा, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। जहाँ जहाँ हमें आशाएं हैं, वहाँ हमें निराशा मिलती है। तो जहाँ पे मुझे लगा कि ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, वहाँ पे वो रिश्ते में चैलेंज फील हो रहा था। और दूसरा है कि जहाँ पे दोनों व्यक्ति सिखाने की भावना से चल रहे हैं, वहाँ पे भी रिश्तों में दरार होती है, वहाँ पे भी रिश्तों में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये जस्ट समझ में आया थोड़ा कि कहाँ पे हम जहाँ एनर्जी मिल रही है,
जहाँ नेचुरली क्रिएटिविटी है, जहाँ पे लर्निंग की भावना है, वो सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है जब हमारी भावना, और वो जानबूझ के भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को इसको परफेक्ट बनाना है, या सामने वाला वो सोचे कि बस मुझे इनको परफेक्ट बनाना है, बट समवेयर बस वो भावना होती है ना, जब हम अपना सीखने का स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ पे रिश्तों में चैलेंजेस बढ़ जाती है। आपका कोई अनुभव? इट्स इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हैं कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है वहाँ पे अपोजिट होता है कि हमें वो जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो वहाँ पे थोड़ा नाराजगी हो जाती है। तो चेकिंग करने की क्या बात है कि यहाँ पे कि सेल्फ चेकिंग करना है कि एक्चुअली हमें अपने आप को भरपूर करना है, और समवेयर देयर कम्स अ पॉइंट कि हमें अपने आप से प्यार करना है, हमें अपने आप को ही रिस्पेक्ट करना है, इतना अपने आप को सम्मान से भरपूर करना है ताकि हम दूसरे व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि वो हमें प्यार करे, वो हमें सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, या वो हमें समझे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं तो हम एक छोटी सी इच्छा रखते हैं कि वो भी हमें हमें हमारी बात समझे, या हमारे हम इस उसके लिए इतना कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करे। लेकिन जब हम इस स्थिति से ऑपरेट करते हैं जहाँ पे हमारे पास खुद के पास ही प्यार है, अपना सम्मान है, एक्सेप्टेंस है, तो फिर हम दूसरों से वैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। और जब दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ कुछ और तरह का व्यवहार करता है तो वो हमें भी इतना डिस्टर्ब नहीं करता। और दूसरी बात कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है तो उसके कारण भले हम कनेक्टेड हुए हैं, बट इसके कारण ही हमें बहुत ही जैसे कि सुपरफिशियल कम्युनिकेशन बढ़ गया है, और एक तरह का जैसे कि डिस्टेंस फैमिली में हो गया है। तो इसको ब्रीच करना बहुत ही जरूरी है। आपने दो बातें बहुत टच की। सबसे पहली तो एक्चुअली हमारा फाउंडेशन ही है, अच्छे संबंध का फाउंडेशन है सबसे पहले हमारा स्वयं का, स्वयं से कितना अच्छा रिश्ता है। जितना हम खुद को जाने, जितना हम अपने आप से समय बिताएं, अपने ट्रिगर्स को जाने, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी सिचुएशंस आती है, हमें तुरंत ऐसे फील होता है बिकॉज ऑफ समवन, किसी के कारण मैं ऐसा फील कर रही हूँ, किसी के कारण मुझे दुख हुआ, किसी के कारण मुझे हर्ट हुआ, किसी के कारण मुझे निराशा आई, डिसरिस्पेक्ट हुआ। इट्स हमारा कॉमन नेचर है, ह्यूमन नेचर जो ऐसा है कि हम किसी के कारण मेरी ये स्थिति है ऐसा समझना सहज है। लेकिन हाँ, हो सकता है वो कारण है, वो व्यक्ति कारण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अंदर की कुछ अपेक्षाएं हैं जो दुख दुख पैदा करती है। तो जब हम अपना ट्रिगर्स को जानते हैं कि ऐसी क्या अंदर ट्रिगर हुई जो मुझे इस दुख की महसूसता को फील करती है, तो जो स्वयं को हम जितना जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समय बिताते हैं और उसको जब मजबूत करते हैं, उस टाइम पे फिर जैसे भारती बहन बता रहे थे कि बाहर के इन्फ्लुएंस आते हुए भी हमें इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो ये बातें सच में, अगर खुद के साथ हमारा जो रिश्ता होगा ना, अगर हम खुद से सम्मान देते हैं, खुद के लिए समय निकाल कर बैठते हैं, खुद को जो पसंद है वो चीज़ अप्लाई करते हैं, जो नीड्स है उसके लिए समय निकालते हैं, वो जो कर लेते हैं या करते हैं रेगुलरली,
तो इजी हो जाता है दूसरों के लिए समय निकालना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। कहीं ना कहीं हम अपने को इतना वैल्यू देते नहीं है, तभी ऐसा होता है हम दूसरों को भी नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात जो आपने बताई कि डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन फास्ट तो हो गया है, सहज तो हो गया है, लेकिन वहाँ पे शक्ति नहीं रही है, वहाँ पे वो मिठास नहीं रही है। लेकिन इसका एक्चुअली दूसरा पहलू भी मैंने देखा कि ये जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है वो हमें अपने बेनिफिट के लिए भी मदद कर सकता है। जैसे मैंने देखा है कि कई बार अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने है, और अगर आप उनके साथ जब और अगर वो व्यक्ति के साथ कुछ चैलेंजेस चल रही है, अगर आमने सामने आप बात करेंगे ना, तो आपके रिएक्शंस बहुत जल्दी आ सकते हैं। आप कुछ ना कुछ बोल देंगे एंड देन यू रियलाइज कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो चीज़ शायद अगर ईमेल्स में हो रही है या मैसेज में हो रही है, तो आपको थोड़ा मोमेंट मिलेगा, थोड़ा समय मिलेगा जहाँ पे आप पोज करके वो सेंड कर सकते हो। और मैंने रियल में ऐसा देखा है कि कई बार मेरी ईमेल कम्युनिकेशन मच बेटर है जब सामने सामने है, क्योंकि वो ट्रिगर है, वो जो इमोशंस है अगर हमने उसको ठीक तरह से समझ के अ, पहले महसूस नहीं किया है, तो वो सीधी एनर्जी सामने व्यक्ति को जाती है। लेकिन आप खुद अपने विचार को जब टाइप करते हैं, आप खुद अपने विचार को जब देखते हैं, तभी आपको रियलाइज होता है, इज इट रियली व्हाट आई वांट टू गिव इट टू अदर पर्सन। और मैंने रिसेंटली देखा है ऐसा कि एक दो बारी ऐसा हुआ, जैसे मैं मैसेज का रिस्पॉन्स दे रही हूँ, मैंने टाइप भी कर लिया एंड आई चेंज्ड माई माइंड एंड आई डिलीट द होल मैसेज। और मुझे फिर फील हुआ कि माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वॉज बेस्ड ऑन इमोशंस, माई सेकेंड रिस्पॉन्स वॉज बेस्ड ऑन विजडम। तो टेक्नोलॉजी हमें मदद भी करती है अगर हम उसको सही तरह से उपयोग करें तो। टेक्नोलॉजी हमें ज्ञानी भी बनाती है। जैसे आजकल देखो चैट जीपीटी आ गया है, या एआई है, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप अगर सही तरह से उसका उपयोग करेंगे तो आपको वो बहुत नॉलेजेबल भी बनाता है। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत सहज रीति से आ गई है, तो उसका उपयोग करें, लेकिन वो उपयोग मिनिमम और हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे जीवन को कितनी ऊंचाई तक ले जाए उसके लिए अगर उसको यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूर हमें बेनिफिट देती है। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, आपने जो कहा कि टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सिखाता है वो भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन स्व के लिए है, तो वो ये सिखाता है कि तुम खुद को देखो, हम अपने आप को देखें कि हमारे से कैसी वाइब्रेशन निकल रही है। तो जब हम अपना अपनी तरफ देखते हैं, तो वैसे तो कहते हैं ना कि रिश्ता देना और लेने की बात है, हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। पर एक्चुअली ये क्यों कहा जाता है लेना देना? क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो पहले हमें फील होता है, फिर हम उनको देते हैं। तो जैसे कि अंदर एक संकल्प आता है, वो फिर वाइब्रेशन बनता है, फिर वो बोल और कर्म व्यवहार में आता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी अपनाएं अपने जीवन में। लाइक इंटरेस्टिंग, कुछ हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज अपने जीवन में लाएं, ताकि वो हमारी भावना में आए, हमें वो फील हो, और फिर हम बोल और कर्म में लाएं।
भारती बहन, क्योंकि आप राजयोगा मेडिटेशन की भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और वैल्यूज की भी बात कर रहे हैं, तो जस्ट एक विचार चला कि इज इट पॉसिबल कि हम 2-3 मिनट का पॉज करके उन्हीं वैल्यूज को एक्सप्लोर करें कि इस डिजिटल युग में कैसे इंटरनेट के बार्स के साथ साथ हम उन वैल्यूज के बार्स को भी बढ़ा सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। जी। तो हम अपने शरीर को शांत करें। एक जगह पे बैठ जाएं, अगर जो कोई बैठे नहीं है। और स्थूल में अगर कुछ पकड़ा है तो वो भी साइड में रखें। और अपनी जो भी कर्म इंद्रियां हैं उनको शांत करें। और ऐसे विथड्रॉ करें ताकि पूरी एनर्जी हमारे मस्तिष्क पर आ जाए, जहां पे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट विराजमान हूं। भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा खुश आत्मा हूं। और ये वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर मेरे शरीर में भी फैल रहे हैं और चारों ओर फैल रहे हैं। इससे एक ओरा बनता है। A vibration of positivity. I'm a pure soul. मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं। और मुझसे शक्ति की किरणें फैल रही है। I feel relaxed, refreshed, and energized. Om Shanti.
ऐसे थोड़ा थोड़ा समय अगर हम अपने आप के लिए निकालते हैं, जिसमें हम एकांत में बैठकर अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, आत्मा की जो सही पहचान है, उनके साथ जब कनेक्ट होकर भरपूर महसूस करते हैं। अब जो योगी है ऑलरेडी उनको पता है, और अगर पहली बार भी किसी ने ये मेडिटेशन का अनुभव किया होगा तो कितना महसूस होता है जब हम शांति से बैठते हैं, कितना अंदर से फील होता है कि सच में हम भरपूर हैं, है ना। हमें बाह्य की कोई चीज, कोई भी परिस्थिति या कोई भी बाहर की बात फुल करने, अंदर आए और मैं फुल हो जाऊं, उसकी जरूरत नहीं है। कोई नीड नहीं है। कितनी महसूस होती है जब हम ऐसे ही बैठते हैं योग में। और सच में ये है कि जब जब खुद के साथ समय हम स्पेंड करते हैं, ये जो महसूसता होती है फुलनेस, जहाँ पे शक्ति भरती है, तभी हमें बाहर की चीज़ों की आवश्यकता, इन इमोशनल लेवल पे जब हम भरपूर हो जाते हैं, तब हमें ज़रूरत नहीं है। हमें याद है जब मैं पहली बार ये रिट्रीट सेंटर में मूव हुई, तो यहाँ पे हम 30 भाई बहन साथ में रहते हैं थे। तो मुझे किसी ने कहा था कि जो 29 आपके साथ रह रहे हैं ना, वो सब आपके मिरर्स हैं। आप जो भी उनमें देखते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। हर एक आपको अपनी पहचान दिलाता है, दिखाता है। सुनने में तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अच्छी भी लोगों में देखते हैं, कुछ चीजें हमें पसंद भी नहीं होती है। हम्म, लेकिन ये अगर सच में देखिए, आप 5 व्यक्ति के साथ भी रह रहे हैं या 2 व्यक्ति के साथ भी आप रह रहे हैं, द अदर पर्सन जो मिरर है आपको अपनी पहचान दिलाता है। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी आप सोच के देखेंगे ना, तो हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं है, तभी तो अंदर वो महसूस होता है, फील होता है। अच्छा या बुरा जरूरी नहीं है कि हर चीज चैलेंजिंग हो। कोई व्यक्ति को जब हम किसी के साथ रहते हैं या किसी को मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हमें नेचुरली उनको अटेंशन देना, नेचुरली उनसे गहराई से बात करना, वो आ जाता है। दैट ऑल्सो अ मिरर ऑफ मी। कभी ऐसा होता है किसी के साथ, वी जस्ट फील लाइक 5 minutes इज इनफ, 2 minutes इज इनफ, मे बी दैट इज ऑल्सो मिरर। हमें क्यों लगता है वो, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। पर कहाँ पे हमें ये लगता है कि जहाँ पे हमारी नीड बन जाती है बाहर से अपने आप को भरने की। आई रिमेम्बर इवन आस्किंग माई सेल्फ समटाइम्स, अगर हमें क्वेश्चन ये आता है ना कि हम ये क्यों नहीं देता है, जैसे भारती बहन ने कहा कि रिश्ता देना और लेने का है। पर एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम योगी जीवन है या हम स्पिरिचुअलिटी में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो इट शुड बी कि हम देते जाएं, देवता बने, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी हम देते लेते हैं लेकिन क्या लेते हैं और क्या नहीं मिला है, उस पर हमारा अटेंशन जाता है ना। मान लो किसी ने हमें हेलो नहीं किया, तो हम कहते हैं ना उन्होंने बुलाया भी नहीं, या उन्होंने हमारे साथ समय भी नहीं बिताया, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने हमें बताया भी नहीं। तो जो हमें नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हमारा अटेंशन जा रहा है। अगर ऐसा आपके जीवन में भी बने, अभी से या कल परसों, थोड़े दिन में आप ऑब्जर्व करना, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं मिला है, अपने आप को पूछना, मेरी कौन सी अपेक्षा थी वहाँ पे, मेरी क्या अंदर की ज़रूरत है जो बाहर से मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे ये फीलिंग्स आ रही है, ये महसूस आ रही है। एंड हमारी कुछ ज़रूरियात होती हैं जो ज़रूरी भी है बाहर से मिले। शरीर निर्वाहार्थ, हमें खाना है तो बाहर से ही तो आएगा, पानी भी तो बाहर से आएगा, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से हम लेते हैं, एंड दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि शरीर के साथ। लेकिन जब अंदर की बात आती है, मान है, सम्मान है, प्रेज है,
ये सारी चीज़ें हैं ना, जब वो हम सोचते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, चेक करो क्या मैं खुद को दे रही हूँ। हम्म। कहीं ना कहीं हमने भी स्टॉप कर दिया है अपने आप को देना, तभी बाहर से आना भी बंद हो गया है। इट्स लाइक अ catch-22। नहीं, अगर यूके में मोस्टली आई नो, जैसे होता है ना कि आप बैंक पे लोन लेने के लिए जाओ तो वो पहले पूछेगा आपका सैलरी कितना है। इनकम आ रही है तो लोन देंगे, अगर इनकम अच्छी आ रही है तो लोन लेने की ज़रूरत भी क्यों पड़ेगी। लेकिन लोन तब लेते हैं जब इनकम, देते हैं जब इनकम आ रही है। सो समवेयर अगर हमारी इंटरनल फ्लो हो रही है, चाहे वो मान है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो अप्रिसिएशन है, चाहे वो वैल्यू है, कहीं ना कहीं अगर अंदर है तो आना भी सहज हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो बाहर से भी कम होती जा रही है। तो इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन टू आस्क आवर सेल्फ कि जब हमें ये महसूस होता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, व्हाट इज द रीजन। इसमें मैं ये एक और अनुभव ऐड करना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो ग्लास की बात, हाफ ग्लास फुल है, वो तो बात सभी जानते हैं। लेकिन ये जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तब हमें सच में समझ में आता है कि हमारा जीवन में देखने का पर्सपेक्टिव क्या है। तो जैसे कि ये ग्लास हाफ फुल है, तो उसको हम जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी जो हमारे पास है उसको क्या हम महत्व दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर जो हाफ ग्लास एम्प्टी है उसको देख के सोच रहे हैं हाय राम, मेरा ग्लास आधा तो एम्प्टी है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। पर यार सोचो तो सही, आपके जीवन में इतना सारा है, मतलब आधा ग्लास तो फुल है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारे पास जो नहीं है उसको हम देखते हैं। तो एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने आगे एक स्टेप और भी आगे बढ़ाया इस बात को। तो उन्होंने कहा कि जब आप देख रहे हो कि ये ग्लास हाफ फुल है, एक्चुअली देखा जाए तो ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आधा तो पानी से है और दूसरा आधा एयर से है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अम, मेरा एक प्रश्न है मीना बहन आपसे। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे संबंधों की, जो भी आपने बताया कि किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं कहीं सहयोग भी देती है और कहाँ कहाँ हमें टेक्नोलॉजी को अवॉइड भी करना है। लेकिन आज जैसे हम जानते हैं कि ये फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि खास करके इस वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हम देख रहे हैं कि हर एक यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अपनों से दूर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, और उतना ही दुनिया में आप देख रहे हैं कि ओवरऑल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंग्शियसनेस है, सब इतना बढ़ रहा है। तो हम क्या रोल ऐसा प्ले कर सकते हैं जो जो एक कहावत है वसुदेव कुटुंबकम, या वन वर्ल्ड, वन फैमिली वन वर्ल्ड। तो इसको हम एक कर सके, जैसे जो संबंध हमारे नजदीक में है उनसे तो हम अच्छा व्यवहार कर ही लेंगे, चलो हाँ, उनसे तो किसी भी तरह से हम एक हो ही लेंगे, बट पूरा वर्ल्ड भी एक फैमिली है। तो टेक्नोलॉजी हमें किस तरह से हेल्प करेगी या किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगी उस वर्ल्ड को एक करने में, तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नीड भी है अभी के समय की। हमने यहाँ पे रिट्रीट सेंटर में एक ऐसा सेशन शुरू किया है जहाँ पे यंग यूथ लोगों को बुलाया जाता है, ग्रुप को, और उनको अराउंड सर्कल में ओपन कन्वर्सेशंस से प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि आजकल के जो यूथ है, एंड आई नो इट ऑल्सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मेरा छोटा भाई है वो इसी एज में है, उन लोगों को
लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। कि आप सिर्फ बताओ क्या करना है, या टेक्स्ट बुक, कोई भी इवन इंस्पिरेशंस भी लेक्चर होगा ना, उनका जो कंसंट्रेशन का, और हम सबका, सिर्फ यूथ भी नहीं, हमारा कंसंट्रेशन का जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत मिनिमम हो गई है। तो आजकल किसी को सुनना सिर्फ नहीं है, लेकिन एक स्पेस चाहिए जहाँ पे बता सकें, जहाँ पे बोल सकें, जहाँ पे सीख सकें, और ओपन हो, जहाँ पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे सेफ्टी हो। वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें जहाँ पे ऐसे बच्चे आकर बात कर सकते हैं, या अपना इश्यू के ऊपर सोच सकते हैं, या अपने आप को जानने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं हर जगह पे, जहाँ पे ओपन फोरम हो, और विदाउट एनी टाइटल एंड एनी टॉक, जस्ट हम शेयर करें कि प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर हम फोरम्स बनाते जाएं, तो हो सकता है जो बच्चे बहुत सारा या तो डिवाइसेस से एडिक्शन है, या उसका बहुत सहारा लेके अपना समय बिता रहा है, वो अच्छे फ्रेंड्स बना सकें। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कहाँ है आजकल, कि सब कुछ मीडिया में इतना हो गया है कि आप पूरा दिन भी अकेले रहकर सोचते हो कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप एक डिवाइस से कनेक्ट होकर आपको सब कुछ मिल रहा है, एंड यू फील लाइक कि मुझे कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो ह्यूमन टच है या ह्यूमन कनेक्शन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप व्यक्तियों के साथ कनेक्ट होकर लाइव कम्युनिकेशन हो। तो ये ज़रूरी है यूथ के लिए, आजकल के बच्चों के लिए, कि ऐसे स्पेस मिले जहाँ पे वो अपने मोबाइल से, अपने बेडरूम से, अपनी स्क्रीन से बाहर होकर बात करें, जहाँ पे वो स्पेस है, जहाँ सेफ्टी हो। बहुत सुंदर। वैसे आपने ये यूथ के लिए जो बताया वो डेफिनेटली मैं समझती हूँ ब्रह्मा कुमारीज में कर भी रहे हैं, और कई लोगों को उससे बेनिफिट भी हो रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ये टेक्नोलॉजी के चलते हम दो जनरेशन्स के गैप को ब्रिज कर सके? लाइक हम देख रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट 60 से ऊपर जा रहे हैं, 60-70 से ऊपर, वो मोस्टली एकाकी जीवन बिता रहे हैं, लोनली हो गए हैं। यंग जनरेशन के पास टाइम नहीं है, या तो वो कामों कारोबार में बिजी है, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो स्क्रीन्स में चला जाता है, चाहे टेलीविजन है चाहे गैजेट्स हैं। तो उस बारे में आपके क्या विचार है? दोनों में से कोई भी अगर बता सके। मैंने कई जगह पे पढ़ा है पहले, कि जो बुजुर्ग आपको रोज है ना, जस्ट आपको रोज आधा घंटा एक व्यक्ति के साथ स्पेंड करना चाहिए जिसकी एज 70 से ऊपर हो। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा कहीं, लेकिन दोबारा भी मैंने कहीं एक और बुक में पढ़ा। तो लकीली हमारे घर में यहाँ है दो तीन लोग जो 70 प्लस है। तो मैंने एक बार ही सोचा कि मैं आधा घंटा जाके बैठती हूँ उनके साथ, जस्ट स्पेसिफिकली टू फाइंड आउट कि ये ज़रूरी क्यों है। और जब मैं बात करने लगी, तो मुझे एक चीज़ बहुत जल्दी से सीखने को मिली, कि व्हेन यू गेट टू सर्टन एज, वो लोग हैं ना जैसे एक बच्चों की तरह, जहाँ पे कोई फ्यूचर की वरी नहीं है, जहाँ पे मोस्टली पास्ट की कोई इतना रिग्रेट नहीं है, अभी का कोई टेंशन नहीं है। तो आपको एक फीलिंग आएगी कि हम लाइफ में कई चीज़ें क्यों पकड़ के रखते हैं। व्हेन यू गेट टू सर्टन एज यू आर सो रिलैक्स्ड। अभी आगे जो मिल रहा है वो खुशी मिल रही है, कि जितना हो इतना अच्छा है। सो आई फील लाइक कि ये अगर गैप ब्रिज करना है, तो बड़ों से ये एडवाइस होगी कि अगर आप छोटों के साथ बैठे हैं, तो आप इस इंस्पिरेशन से बैठो कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी बातें हुई है जो आपको सिखा के गई है, बट इन अ सेंस लाइक जो आपके लिए इंस्पिरेशन मिली है, जो मोमेंट्स आपके जीवन में खुशी लाई है, जो मोमेंट्स आपके जीवन में उमंग उत्साह लाया है।
हम ये डिफरेंसेस में बच्चे अलग होते हैं या टाइम स्पेंड करना पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो दो जनरेशन साथ में बैठते हैं ना, तो वही वाला इश्यू हो जाता है जो मैंने आगे सुनाया कि बड़े सोचते हैं हम बच्चों को सिखाएं क्योंकि हम ज़्यादा अनुभवी हैं। बच्चे सोचते हैं आई नो बेटर, इसलिए मेरे को नहीं सीखना है। तो वो जो मुझे नहीं सीखना है दूसरा सिखा रहे हैं, वो जो सिचुएशंस बन जाती है ना, वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम बड़े हैं, वो अपना अनुभव जहाँ पे उनको हैप्पीनेस मिली है, जो मोमेंट्स उसकी लाइफ की बेस्ट है, आप वो शेयर करना शुरू करेंगे। आप नेचुरली फील करेंगे कि आपके रिश्ते नज़दीक आएंगे, एंड देन इट्स पॉसिबल टू टीच ईच अदर। लेकिन शुरुआत वहाँ से हो जो हम मोमेंट्स शेयर करें। हाँ जी, जो मोमेंट्स सिंपल भी हो सकती है आपकी लाइफ की, आपके बेसिक लिविंग की, 50 साल पहले, 60 साल पहले, लेकिन इट्स अ मोमेंट वेयर यू वैल्यू सो मच एंड इट होल्ड्स अ नाइस स्पेस इन यू। भारती बहन, आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं। नहीं, आपने समराइज बहुत अच्छे से कर लिया कि कैसे ये जो गैप होता है बड़ों और छोटों के बीच में, वो कैसे ब्रिज को क्रॉस किया जाए। सो नथिंग या फर्दर। जस्ट एडिंग वन लास्ट लाइन, मुझे लगता है इस समय में किसी को भी है ना सीखने का, किसी से किसी को सीखने का, अनलेस दे आर ओपन फॉर इट, अदरवाइज क्योंकि मीडिया से सब कुछ मिल जाता है ना, वो अटेंशन नहीं रखता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से कुछ सीखना है, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ सीखना है। बट दी ओल्डर जनरेशन ऑलवेज फील कि मुझे सिखाना है। सो आई थिंक वी हैव टू कम टू अ टर्म्स, ना सिखाना है ना सीखना है, लेट्स जस्ट शेयर what has been a great moments for you. and I think that अगर ये हमारी भावना हो कि हम शेयर करें हमारी लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स, तो रिलेशनशिप में क्लोजनेस आएगी और लोगों को पसंद होगा आप साथ में बैठकर समय बिताए। क्योंकि जो ग्रेट मोमेंट है ना, वो आपको मीडिया से नहीं मिलेगी, वो डिवाइसेस से नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन आया है, जो भी आप में से आंसर कर सके। मेडिटेशन इज बीइंग लेस कॉमन दीज डेज एंड स्क्रीन टाइम इज इंक्रीजिंग लीडिंग टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस दिस अकॉर्डिंग टू यू, दीदी जी? मैं अपना अनुभव से कह सकती हूँ कि एक्चुअली मुझे भी यूट्यूब देखने का बहुत शौक था। तो मैंने इसको रिड्यूस ऐसे किया कि मैंने अपने आप को कहा कि एक दिन में मैं सिर्फ 5 यूट्यूब वीडियोस ही देखूंगी। और मैं जब सेंटर पे आई, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में, उससे पहले मैं टीवी भी बहुत देखती थी। सो मैं जॉब करती थी और वापस आती थी तो खाना खाते हुए भी हम टीवी देखते थे। सो लाइक 6 to 8 और 6 to 9 हम बस टीवी देखते रहते थे, क्योंकि इतना सब कॉमनली सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे थे। तो फिर जब हमें ये ज्ञान मिला ब्रह्मा कुमारी का, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि सच में हमारे हर रोज के 2 to 3 आवर्स हम सिर्फ इसमें ही स्पेंड कर रहे हैं, इसमें ही वेस्ट जा रहा है। तो हम उसी समय अपना कुछ प्लान बनाएं कि उस समय ये जो 6 to 9 है, जहाँ पे हम वहाँ यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। सो या तो हम एक्सरसाइज के लिए जाएं, वॉक करें, हम कुछ बुक्स पढ़ें, हम कुछ लिखें, या कुछ और जो इंटरेस्ट आपका हो, पेंटिंग करना है, जो भी आपको लिखना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो उसी चीज में अगर आपने अपने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया, तो वो जो खींच है, सोशल मीडिया कहो, टीवी कहो, यूट्यूब वीडियोस कहो, उससे वो इतनी खींच नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, हम फ्री बैठे हैं, जब भी हम अपने परिवार के साथ समय बिताया, ऑफिस में समय बिताया, फिर हम बैठे हैं, या तो सिटिंग रूम में बैठे हैं या तो बेडरूम में बैठे हैं, फिर क्या करेंगे, फ्री बैठे हैं। तो ऐसा समय नहीं होना चाहिए
जब हम फ्री बैठे हैं, ऑलवेज हैव अ प्लान कि अच्छा, हम कमरे में 7:30 के बाद जाएंगे, या चलो 8 बजे के बाद जाएंगे। तो हमें सुबह से ही प्लान बनाना है कि शाम को आके हम क्या करेंगे। सो आई लीव एक्चुअली अ बुक ऑन माई बेड। तो मुझे पता है कि जब मैं बेड पे जाऊंगी तो ये बुक पढ़नी है। So in that way, you have to train your mind to be diverted into other things rather than watching on screen. जस्ट वन थिंग टू ऐड ऑन दैट, एक बुक मैं पढ़ रही थी जो जर्नलिंग बुक है, मुझे अभी ऑथर का नाम याद नहीं है। उन्होंने उसमें लिखा है कि कोई भी चीज़ आप करो ना जो आपको लगे कि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और नहीं वेस्ट करना है, जैसे स्क्रीन पर, तो आप है ना अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ कि मैं 20 मिनट्स करूँगी। जैसे अगर मेरे को यूट्यूब देखना है, आई विल टाइम इट, मैं अलार्म रख के सिर्फ उसको 20 मिनट्स देखूंगी। कई बार जैसे भारती बहन ने कहा ना वीडियोस देखना, मे भी आप उसको रीज़न दे सकते हो कि भाई मैं कुकिंग की कुछ रेसिपीज देख रही हूँ, या कोई अच्छी टॉक सुन रही हूँ, या कोई अच्छा वेबिनार सुन रही हूँ। बट इवन दैट वो फिर लंबा हो जाता है ना, यू डोंट, हमारा कंसंट्रेशन तो रहता नहीं है, फिर समय बीतता है। तो अगर आपको कोई अपनी हैबिट को चेंज करनी है तो उसको आप एक रूल अप्लाई करो, मैं ये है ना सिर्फ 20 मिनट्स करूँगी, चाहे वो बुरी है अच्छी है। जैसे मान लो मुझे वॉक की इतनी आदत नहीं थी, लेकिन मुझे करना पसंद है, तो मैं यही सोच के निकलती हूँ बाहर, मैं तो सिर्फ 20 मिनट्स जा रही हूँ। और ये करके मेरे को सहज हो गया है वॉकिंग, क्योंकि वो हम एक अपने माइंड को टाइम दे देते हैं। जो नहीं पसंद है वो भी आप 20 मिनट्स करो, जो बहुत पसंद है उसको भी सिर्फ 20 मिनट्स करो, एंड दैट वर्क्स फॉर मी। या थैंक यू वेरी मच मीना बहन और भारती बहन, समय की सीमा को देखते हुए डेफिनेटली आपने जो रिप्लाईज दिए वो भी बहुत अच्छे थे। कुछ और क्वेश्चंस भी है पर मैं समझती हूँ बाद में भी हम कभी ले सकते हैं। बट या मैं फाइनल में इस तरह से ही कंक्लूड करना चाहूंगी कि इस डिजिटल युग में पहली चीज तो हम स्वयं को समय दें, है ना। अपने अंदर को समय दे, समय दे मतलब ये नहीं कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने रहे, लेकिन खुद को वैल्यूएबल टाइम दे। पहले खुद को समझे, खुद के कोर वैल्यूज को समझे, जैसे भारती बहन ने कहा था। और जब हम वो खुद को समय देंगे और खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं समझती हूँ हम अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को और देन द वर्ल्ड आउट देयर, हम उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच। और अंत में जाने से पहले मीना बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के हमारे जो टॉक या टॉपिक रहा उसके हिसाब से अगर हम आप हमें कोई एक अच्छी सी मेडिटेशन जर्नी पर ले चलें। थैंक यू। जरूर। तो जैसे पहले भी हमने किया, आप सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। अपने श्वासों को ऊपर ध्यान दे, जस्ट 1 या 2 बारी अंदर श्वास लेकर छोड़े और शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे। हमारे इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके साथ हम पूरा समय रहते हैं, एंड दैट इज आवर सेल्फ, माई सेल्फ। ना हम खुद के साथ कितना समय रहते हैं। तो अभी हम अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा, शांत स्वरूप। ये सिर्फ बोल नहीं है, आप फील करो कि आपके अंदर
एक शांत स्वरूप आत्मा है इस शरीर के अंदर। ये डायरेक्ट परमात्मा की संतान है, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल है। आप अपनी नजर से अपने आप को देखेंगे तो शांति, प्रेम, सुख, यही हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है। तो अपने आप में भी फील और हमारे वाइब्रेशंस भी चारों तरफ शांति, प्रेम और खुशी के। सबसे पहले हम अपने आप को स्वीकार करें, हम जैसे हैं, जो है। आई एम अ लविंग बीइंग। स्वीकार और प्यार खुद से। ओम शांति।